सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहतरीन से सेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, प्लीज कंफर्म करिए इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम ऑडिबल और नॉट, क्या मेरी आवाज आप तक खूबसूरत तरीके से पहुंच पा रही है। आज की तारीख है 15 मई और हमेशा की तरह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें आप देखोगे रैंक एंड रिपोर्ट्स के न्यूज शामिल होने वाले हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस के न्यूज है, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स के न्यूज हैं, डिफेंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के न्यूज है। साथ ही साथ कुछ मिसलिनियस न्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। सो द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है। क्या कह रहा है पहला न्यूज, ध्यान से देखते हैं। पहला न्यूज है रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड। रैंक एंड रिपोर्ट्स के ना क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इनसे रिलेटेड जो डेटा होता है, छोटा सा छोटा डेटा, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा है कि कंट्री की जो मेजर 12 पोर्ट्स है, पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, इट हैंडल्ड 855 मिलियन टन ऑफ कार्गो। भारत देश के जो 12 मेजर पोर्ट्स है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में यानी कि 24-25 में 855 मिलियन टर्न्स ऑफ कार्गो को हैंडल किया है। ये बात क्वेश्चन समझ गया। विच इज डैश परसेंट मोर देन फाइनेंशियल ईयर 2024। कह रहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में भारत के जो 12 मेजर पोर्ट्स है, उसने कितना परसेंट कार्गो हैंडलिंग ज्यादा किया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपका आंसर होने वाला है 4.3%। 4.3%। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेजर पोर्ट्स की, मेजर पोर्ट्स क्या होते हैं भैया? मेजर पोर्ट्स याद रखना, मेजर पोर्ट्स का मतलब होता है वो पोर्ट्स, है ना, वो पोर्ट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक है, टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं? टोटल 12 मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। भारत के अंदर प्रेजेंट में आपको 12 मेजर पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड 13वां मेजर पोर्ट जो है वो तैयार हो रहा है ना। 13वां जो मेजर पोर्ट है वो तैयार हो रहा है, जिसका नाम क्या होने वाला है? वाधवन पोर्ट। जिसका नाम क्या होने वाला है? वाधवन पोर्ट। ये वाधवन पोर्ट कहां पे तैयार हो रहा है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, ये तो होगी बात मेजर पोर्ट्स के बारे में। टोटल 12 है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा सर मिनी पोर्ट्स किसे बोलते हैं। तो याद रखना, ये जो मिनी पोर्ट्स होते हैं ना, ये कंट्रोल किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा? मिनी पोर्ट्स को कंट्रोल करता है स्टेट गवर्नमेंट, मेजर पोर्ट्स को कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल 12 है एंड 13वां नंबर वाला तैयार होकर बहुत जल्द रेडी हो जाएगा, जिसका नाम है वाधवन पोर्ट। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। अब क्या हुआ देखो भैया, फाइनेंशियल ईयर 2025 में, फाइनेंशियल ईयर 2025 में ध्यान से लिखना, समझना, 2025 में जो भारत के 12 मेजर पोर्ट्स है, इसने टोटल कार्गो हैंडलिंग कितना किया? इसने टोटल कार्गो हैंडलिंग कितना किया? तो टोटल 855 मिलियन, टोटल 855 मिलियन टर्न्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग इसने किया है। ठीक है, टर्न्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग इसने किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसने कितना किया है? तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, इसने 819 मिलियन, 819 मिलियन टर्न्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग किया है। कार्गो हैंडलिंग किया है, और यही आपसे पूछा गया था, विच इज 4.3%, विच इज 4.3% मोर, है ना। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम ज्यादा कार्गो हैंडलिंग कर रहे हैं। कितना ज्यादा? तो 4.3%। अच्छा, जब हम कार्गो हैंडलिंग कर रहे हैं तो कुछ रेवेन्यू भी आएगी। अरे कुछ काम कर रहे हो तो कुछ रेवेन्यू आएगा ना, कुछ फाइनेंशियल एक्ट कर रहे हो तो रेवेन्यू आएगा। तो बोला है कि फाइनेंशियल 2025 के अंदर 2420, है ना, 2420 3 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है ना। कितना रेवेन्यू आ रहा है? 24203, 24
203 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है कार्गो हैंडलिंग की वजह से। वहीं अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करूं तो यहां पे 22468 22468 22468 करोड़ का रेवेन्यू आया था। यानी कि आप देखोगे रेवेन्यू भी बड़ा है ना, हमारा रेवेन्यू भी बड़ा है, कार्गो हैंडलिंग भी बड़ा है, पहली चीज। इसके बाद इस रिपोर्ट ने क्या कहा, इसके बाद इस रिपोर्ट ने बोला कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें कहां देखने को मिल रहा है। अरे हम कार्गो हैंडलिंग तो कर रहे हैं, बट हाईएस्ट ग्रोथ कौन से सेक्टर में कर रहे हैं। हाईएस्ट जो ग्रोथ है भैया, ये कौन से सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो पहला कंटेनर थ्रो आउट, कंटेनर थ्रो आउट के अंदर आप देखोगे सबसे ज्यादा ग्रोथ है। कंटेनर थ्रो आउट के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजर्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, फर्टिलाइजर्स के अंदर। और तीसरा हो जाएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एंड ऑयल लुब्रिकेंट, पेट्रोलियम एंड ऑयल लुब्रिकेंट के अंदर हम सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कंटेनर थ्रू आउट है ना, 10%, 10% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 13% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कहां पे, फर्टिलाइजर्स के अंदर। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देखोगे 3% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 3%। और मिसलिनियस की बात करूं, जो मिसलिनियस है भैया, मिसलिनियस में 31% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रोथ इन सेक्टर्स के अंदर। अच्छा, इंपोर्ट्स के जरिए मेजर कमोडिटीज कौन सी भैया ट्रांसपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट्स के जरिए मेजर कमोडिटीज कौन सी ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो आप देखोगे पेट्रोलियम, नंबर 1 पे पेट्रोलियम देखने को मिलेगा आपको, है ना, नंबर 1 पे पेट्रोलियम। उसके बाद आप देखोगे सेकंड नंबर पे कंटेनर ट्रैफिक, कंटेनर ट्रैफिक। एंड तीसरे नंबर पे कोल देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पे कोल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि जो पारादीप पोर्ट है ना, जो पारादीप पोर्ट है, याद करो पारादीप पोर्ट है ना, कार्गो हैंडलिंग के मामले में पारादीप पोर्ट सबसे टॉप पे है। कार्गो हैंडलिंग के मामले में, कार्गो हैंडलिंग के मामले में पारादीप पोर्ट सबसे टॉप पे है। तो पारादीप पोर्ट पहली बार 150 मिलियन टन, 150 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर रहा है। ये बात भी इस रिपोर्ट ने कही गई, ये बात भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। फिर से न्यूज की तरफ आते हैं। न्यूज आपसे पूछा था कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, उसने 855 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडल किया है, जो कि पिछले साल से 4.3% ज्यादा है। तो पिछले साल हमने कितना कार्गो हैंडल किया था, 819 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉफिट भी आएगा। पिछले साल प्रॉफिट आया था 22468 करोड़ और इस साल प्रॉफिट आया था 24203 करोड़। एम आई क्लियर विद दिस न्यूज? कंफर्म करो। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा। 13वां पोर्ट महाराष्ट्र के वाधवन पोर्ट होने वाला है। मिनी पोर्ट्स वो पोर्ट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती हैं। ठीक है, हाईएस्ट ग्रोथ इन सेक्टर्स के अंदर मेजर कमोडिटीज ये होने वाली है। एंड पारादीप पोर्ट जो है वो पहली बार 150 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडलिंग कर रहा है। क्लियर? ठीक है, पारादीप पोर्ट के साथ साथ आप देखोगे दीनदयाल पोर्ट भी 150 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडल कर रहा है, ये पहली बार। चलिए अगली न्यूज की तरफ। बैंकिंग एंड फाइनेंस की अगली न्यूज है। आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द थर्ड यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया इन 2025। देखो, आपने और मैंने मिलकर बोला कि सर देखो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, एक बिजनेस, एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं। हमने स्टार्टअप की शुरुआत कर दी। स्टार्टअप की शुरुआत हमने की जीरो से, और उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। काम करते करते भैया हमारी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गई। जैसे ही इसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गई, आप कह सकते हो सर कि मेरी कंपनी क्या बन गई है, यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है, अच्छा, यूनिकॉर्न से रिलेटेड एक लिस्ट भी आता है जिसे प्रेजेंट किया जाता है हुरून ग्लोबल के द्वारा। हर साल हुरून ग्लोबल है ना यूनिकॉर्न लिस्ट को जो है वो प्रेजेंट करता है।
लिस्ट को प्रेजेंट करता है। लास्ट वाला एडिशन आया था 2024 में, 2025 का रिपोर्ट अभी तक नको। इसने बोला सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स तो भैया यूएसए के अंदर। आपने बोला ठीक ठीक। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न भैया चाइना के अंदर है, तीसरे नंबर पे इंडिया होने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि 2024 के अंदर ऐसे कितने स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बने थे, ऐसे कितने स्टार्टअप्स थे जो कि यूनिकॉर्न बने थे, यानी कि इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन को अचीव कर चुके थे। तो कमेंट सेक्शन में छाप देना। याद करो, है ना, कौन कौन से था। तो अगर आपको याद हो, एथर, एथर, मनीव्यू, मनीव्यू, पोर्टर, जेप्टो, है ना, पोर्टर, जेप्टो, परफ्यूस, है ना, परफ्यूस, क्रोतम, ये वो 6 स्टार्टअप्स थे जो कि क्या बन चुके थे, यूनिकॉर्न बन चुके थे, है ना। ये 6 स्टार्टअप्स से 2024 में जो क्या बन गए भैया, यूनिकॉर्न बन गए, जिसमें मनीव्यू, एथर एनर्जी, रैपिडो, है ना। जेप्टो नहीं होगा इसमें, रैपिडो कर लो भैया। जेप्टो नहीं होगा, ये रैपिडो होगा। जेप्टो कर रहा हूं मैं, ठीक है, रैपिडो, ठीक है, रैपिडो का। तो ये 6 स्टार्टअप्स थे, ठीक है, 6 यूनिकॉर्न्स। कौन से साल में, 2024 में, ठीक है। इसके बाद 2025 के अंदर, 2025 के अंदर जो पहला यूनिकॉर्न बना, है ना, जो पहला यूनिकॉर्न बना वो कौन सा बना, नेत्रडाइन, नेत्रडाइन। जो दूसरा यूनिकॉर्न बना वो कौन सा बना, जस्पे। और जो तीसरा यूनिकॉर्न बन रहा है वो पोर्टर बन रहा है। अब देखो क्या हुआ, मैंने बोला सर पोर्टर यहां भी शामिल है, पोर्टर यहां भी शामिल है, ठीक है, पोर्टर यहां भी शामिल है। आप कहोगे सर 2024 में पोर्टर तो ऑलरेडी यूनिकॉर्न बन गया था, तो 2025 में पोर्टर यूनिकॉर्न क्यों बन रहा है। तो देखो 2024 में जब पोर्टर यूनिकॉर्न बना था, ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यूएशन कम हो गई थी। अब दोबारा पोर्टर क्या कर रहा है, सीरीज एफ फंडिंग ले रहा है, और फंडिंग लेने के बाद ये 2025 का तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है। क्लियर है क्या, कंफर्म करो। आपने कभी ना कभी पोर्टर का इस्तेमाल किया होगा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे आप यूनिकॉर्न कब बनते हो, जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स हो जाती है। इससे रिलेटेड एक लिस्ट रिलीज करता है हुरून ग्लोबल, यूनिकॉर्न लिस्ट। जो आखिरी एडिशन आया था वो 2024 वाला आया था, जिसमें सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स यूएसए, चाइना एंड इंडिया, ठीक है। अब 2024 में 6 यूनिकॉर्न्स आए थे, जिसमें एथर एनर्जी, मनी व्यू, पोर्टर, रैपिडो, परफ्यूस, क्रुतुम देखने को मिलेगा, है ना। अब 2025 में पहला नेत्रडाइन, दूसरा जस्पे एंड तीसरा पोर्टर। पोर्टर इसलिए क्योंकि पोर्टर की वैल्यूएशन कम हो गई थी, अब दोबारा वो सीरीज ई फंडिंग जो है वो रेज कर रहा है, ठीक है, सीरीज एफ फंडिंग, ठीक है। तो पोर्टर द ऑन डिमांड लॉजिस्टिक स्टार्टअप, ठीक है, has become India का third unicorn in 2025. It achieved its status after raising 200 million in series of funding round. ठीक, आओ। Japan's Sumitomo Mitsui Banking Corporation has recently announced to buy 20% in which Indian private sector bank। देखो भैया यहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है, कौन से बैंक का एक्विजिशन हो रहा है ये आपसे पूछा गया। कितना परसेंट एक्विजिशन हो रहा है, 20%। देखो अब ये जो जापान की एसएमबीसी है ना, जापान की एसएमबीसी है, ये 20% स्टेक एक्वायर कर रहा है। किसका एक्वायर कर रहा है, यस बैंक का एक्वायर कर रहा है। बट ये एक्वायर कैसे कर रहा है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया कितना परसेंट किससे लिया गया, ठीक है, कितना परसेंट भैया एक्वायर किससे किया गया। तो देखो यहां पे 13.19%, 13.19% स्टेक जो है वो एक्वायर किया जा रहा है, किससे, एसबीआई से। आप बोलोगे सर बैंक की बात कर रहे हो आप, यस बैंक,
और यहां बात कर रहे हो एसबीआई की, ऐसे कैसे? तो भैया यस बैंक के अंदर आप देखोगे बहुत सारे बैंकों का स्टेक आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं एसबीआई की, है ना, तो एसबीआई के पास टोटल 24% स्टेक है। टोटल 24% स्टेक है किसका? यस बैंक का। और इसमें से 13.9% स्टेक वो किसको बेच रहा है? वो एसएमबीसी को बेच रहा है ना? समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? अरे 20% स्टेक खरीद रहा है एसएमबीसी, किसका? यस बैंक का। पर यस बैंक से डायरेक्टली ना खरीद कर वो एसबीआई की जो 24% स्टेक थी ना यस बैंक के अंदर, उसमें से इतना स्टेक खरीद लिया। उसके बाद 6.81% स्टेक, 6.81% स्टेक जो है, वो रिमेनिंग जो स्टेक है 20% का, ये बहुत सारे बैंक के साथ खरीद रहा है। जैसे एक्सिस बैंक से खरीद रहा है ना, बंधन बैंक से खरीद रहा है, आईसीआईसीआई से खरीद रहा है, एचडीएफसी से खरीद रहा है। ऐसे करके अलग अलग बैंकों से इतना परसेंट स्टेक एंड एसबीआई से इतना परसेंट स्टेक जो है वो परचेज कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो यस बैंक की 20% स्टेक कौन एक्वायर कर रहा है? जापान की सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। 20% में 13.19% स्टेक वो एसबीआई से ले रहा है, क्योंकि एसबीआई के पास यस बैंक का इतना स्टेक मौजूद है। और 6.8% स्टेक जो है वो एक्सिस बैंक से, बंधन बैंक से, है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, इन बैंकों से जो है वो कलेक्ट करने का काम कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक से, है ना, कोटक महिंद्रा बैंक से। ठीक है, आओ अगली न्यूज। Which state tops the list of state with highest GST collection in financial year 24? देखो, अगर मैं जीएसटी कलेक्शन की बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ था 2024 में, है ना। हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्ट हुआ था 2024 में, कितना? 21.36 लाख करोड़। 21.36 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ था, जीएसटी कलेक्ट हुआ था, विच इज हाईएस्ट टिल नाउ, विच इज हाईएस्ट टिल नाउ। ये मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं, है ना। एक साल में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ था, क्लियर बात। वहीं अगर मैं बात करूं अप्रैल 2025 की, क्योंकि भैया अप्रैल समाप्त हो चुका है, मई आ चुका है, तो अप्रैल में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ ये बात हमें पता होगा। तो 236,176, 2,36,176 करोड़ जीएसटी कलेक्ट हुआ है 2025 अप्रैल के महीने में। अब इससे रिलेटेड डेटा आपसे पूछा गया है क्या? नहीं, फाइनेंशियल ईयर 24 इसकी डेटा पूछी गई है कि इस साल में टोटल तो इतना जीएसटी कलेक्ट हुआ, बट इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का था, ठीक है। तो 2024 में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है? तो 2024 में इतना जीएसटी कलेक्ट हुआ है। अप्रैल 2025 में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है? तो इतना कलेक्ट हुआ है। आपसे पूछा है कि 2024 में जो इतना जीएसटी कलेक्ट हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो आंसर वुड बी महाराष्ट्र। वेरी वेरी गुड, योर आंसर वुड बी महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप देखोगे ध्यान से, इसको भूल जाओ। टोटल जीएसटी कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 इन रुपीस करोड़, ठीक है। तो महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा, फिर कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 2025 में हमने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? इतना किया। आउट ऑफ विच महाराष्ट्र कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? इतना। कर्नाटका इतना, गुजरात इतना, है ना, ऐसे करके, क्लियर है। आइए, तो ये 2024 में इसने इसका महाराष्ट्र कंट्रीब्यूशन इतना था, अप्रैल में महाराष्ट्र कंट्रीब्यूशन इतना था। 2024 में कर्नाटका कंट्रीब्यूशन इतना था, कर्नाटका कंट्रीब्यूशन अप्रैल 2025 में इतना था, ठीक है। आइए, नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। विच अमंग दी फॉलोइंग सिटी हैज बिकम इंडिया का पहला बेगर फ्री सिटी? देखो, ये वही सिटी होगा जो कि लगातार 7वीं बार, ये वही सिटी होगा जो कि लगातार 7वीं बार इसे क्लीनिनेस सिटी का अवार्ड मिल रहा है। क्लीनिनेस सिटी का अवार्ड मिल रहा है। वो कौन सी सिटी है जिसे लगातार 7वीं बार क्लीनिनेस सिटी का अवार्ड मिल रहा है? वही इसका आंसर है, ठीक है।
अब हुआ क्या, देखो हुआ क्या, हमारे देश के अंदर आपको एक स्कीम देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्माइल स्कीम, जिसका नाम है स्माइल स्कीम। स्माइल स्कीम को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान से। स्माइल स्कीम को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जहां हम लोग फोकस कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स को, और एक हम जहां फोकस कर रहे हैं किसे भैया, बेगर्स को, बेगर्स को। तो ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए 2022 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इनिशिएट किया कौन सा स्कीम, स्माइल स्कीम, ठीक है, जहां पे हम ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स को अपलिफ्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर बेगर फ्री इंडिया को इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। बेगर फ्री इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। अब इस इनिशिएटिव के हम लोग क्या करेंगे, इस इनिशिएटिव के अंदर जो बेगर्स है ना, उनको हम लोग उनके बच्चों को स्कूल्स भेजेंगे, उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स भेजेंगे, ठीक है। और जो बेगर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंदौर वो सिटी है ना, जो कि लगातार 7वीं बार क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, ठीक है। और यही जो है ऑफिशियली क्या बन चुका है, इंडिया का ऐसा स्टेट, ऐसा सिटी जो कि बेगर फ्री सिटी है। तो बेगर फ्री सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके शहर में कोई बेगर नहीं, मतलब अब हमने जो बेगर्स थे ना, जो बेगर्स की तादाद थी, उनको हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दिया। और ये सब कुछ कौन से इनिशिएटिव के अंदर, बेगर फ्री इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, जो कि लॉन्च होता है स्माइल इनिशिएटिव के अंदर। स्माइल इनिशिएटिव जो कि 2022 में इनिशिएट किया गया था, ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर ये आती है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमें कुछ रिपोर्ट के बारे में पता चला। इसके बाद हमें कुछ रिपोर्ट के बारे में पता चला भैया। क्या पता चला? सेंसस 2011 कहता है, सेंसस 2011 कहता है कि देखिए बाबूजी, लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। ये कहता है कि मोस्ट बेगर्स की बात करूं ना, सबसे ज्यादा बेगर्स ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा बेगर्स आपको उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में देखने को मिलेंगे। आपने बोला ठीक है, तो बेगर्स की पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल बेगर्स, जो रजिस्टर्ड बेगर्स, टोटल बेगर्स कितने हैं हमारे देश के अंदर, तो 4.13 लाख। भारत के अंदर इतने बेगर्स होने वाले हैं। एंड वो स्टेट जहां पे नंबर ऑफ बेगर्स सबसे ज्यादा है, वो आपको इतने देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? इतने देखने को मिलेंगे। अच्छा, इंदौर की ये जो अचीवमेंट है ना, इंदौर की ये जो अचीवमेंट है, इसको वर्ल्ड बैंक भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये बात याद रखना। वर्ल्ड बैंक भी रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, तो अच्छी बात है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हमें मिल रहा है, ठीक है। आई विच स्टेट रिसेंटली इंक्लूड्स 12 न्यू प्रोडक्ट्स अंडर वन नेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है, ध्यान से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, वन नेशन नहीं होगा, वन डिस्ट्रिक्ट होगा। ऐसा कोई स्कीम लॉन्च ही नहीं हुआ है अभी तक वन नेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के नाम से, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट, देखो, अगर मैं पूछूं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, इसे इनिशिएट करने वाली पहली स्टेट थी उत्तर प्रदेश। वहीं वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को इनिशिएट करने वाली पहली स्टेट थी कौन, हरियाणा। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाली पहली स्टेट उत्तर प्रदेश, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाली पहली स्टेट हरियाणा, है ना। और ये पूरा कंसेप्ट किसका है, पूरा कंसेप्ट है भैया जापान का। ये कंसेप्ट कहां से लिया गया, जापान का। अब हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश ने अंडर इट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम 12 नए प्रोडक्ट्स को ऐड किए हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने 12 नए प्रोडक्ट्स को ऐड किए हैं अंडर विच इनिशिएटिव। वीकली रिवीजन का क्लास मैं आज ले लूंगा, ठीक है, मैं आज ले लूंगा वीकली रिवीजन का क्लास, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर, ठीक है, 12 नए प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया है।
मैंने बताया उत्तर प्रदेश पहली स्टेट थी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये इनिशिएटिव 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 12 नए प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, तो अब टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए? 74 प्रोडक्ट्स हो गए। अच्छा, क्या मतलब होता है सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट? यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई हम एक ऐसी चीज को खोजेंगे जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अरे आपके यहाँ पे आपके शहर में जैसे मान लो पेठा, आगरा का पेठा बहुत फेमस है, तो हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट या वन सिटी वन प्रोडक्ट के अंदर। तो आगरा के पेठा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, जब हम इसे इंक्लूड करेंगे तो और रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जो लोग इन पेठा को बना रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट ना जीआई टैग से लिंक करता है। जैसे जीआई टैग को हम जीआई टैग में क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट को स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन दे देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? लोकल प्रोडक्ट्स को इन्हांस करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे लोकल प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगा और फिर हम लोग उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो टारगेट इकोनॉमी गोल क्या है हमारा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है 2029 तक है। फीचर्स क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट, जीआई टैगिंग भी मिलने वाला है। ठीक है, कौन कौन से देखिए प्रोडक्ट्स हैं, तो आप देखोगे बागपत की एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, सहारनपुर की हॉयसायरी प्रोडक्ट्स, फिरोजाबाद की फूड प्रोसेसिंग, गाजियाबाद की मेटल प्रोडक्ट्स, अमरोहा की मेटल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, आगरा का पेठा देखो पेठा इंडस्ट्री, हमीरपुर का मेटल प्रोडक्ट्स, बरेली का वुडन प्रोडक्ट्स, इटा का चिकौरी प्रोडक्ट्स, प्रतापगढ़ का फूड प्रोसेसिंग, बिजनौर का रशेस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बलिया का सत्तू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन 12 प्रोडक्ट्स को ऐड किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से इनिशिएटिव के अंदर? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इनिशिएटिव के अंदर। ओके, हमारे यहाँ होली का चपाती रोटी जैसा होता है बट स्वीट। ओके ओके, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो रही है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम? क्या मतलब हुआ सर? देखो ध्यान से, ध्यान से, सिंपल सा मतलब है, ये वो देश है जहां आप जाओगे, जहां आप जाओगे, तो जब जाओगे तो घूमोगे, घूमोगे तो भैया पैसों की जरूरत होगी। तो इस देश ने बोला यार क्यों ना हम लोग क्या करें, हम लोग क्रिप्टो करेंसी को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। मान लो सौदागर के पास बिटकॉइन है, सौदागर के पास बिटकॉइन है। बिटकॉइन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक करेंसी हुआ, है तो करेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, बट एक्सचेंज करना, आप देखो अब टूरिज्म में इसको एक्सचेंज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सौदागर के पास क्या है? बिटकॉइन है, 10,000 की वैल्यू वाला बिटकॉइन है। ठीक है, तो सौदागर भूटान घूमने गया, इसने बोला भैया मस्त घूम के आता हूं मैं, है ना, अच्छी अच्छी चीजें भैया भूटान क्या है? भूटान जो है, भूटान हैज ऑलरेडी अचीव्ड नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस, ऑलरेडी अचीव्ड नेट जीरो, नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। जो टारगेट हमारा 2070 का है वो भूटान ने ऑलरेडी अचीव कर लिया। तो आपने बोला कि भैया मैं एनवायरमेंट के, मैं नेचर के नजदीक जाना चाहता हूं बट मेरे पास बिटकॉइन है। तो आप भूटान में जब जाओगे तो यहां पे आपको एक बिचौला, एक मीडिएटर मिलेगा जिसका नाम है बाइनांस। बाइनांस की मदद से आप क्या करोगे? बाइनांस की मदद से आप अपने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं। सिंपल सी न्यूज है, सिंपल सी न्यूज है। भूटान वर्ल्ड की पहली स्टेट कंट्री हाँ, भूटान वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जो कि अपने टूरिस्ट को बिटकॉइन या कोई भी डिजिटल करेंसी की सुविधा प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि इसकी मदद से भी आप अपने एक्सपेंसेस इस पर्टिकुलर कंट्री में बियर कर सकते हैं। तो भूटान बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट इन टूरिज्म, जिसके लिए ये बाइनेंस पे एंड डीके बैंक के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ठीक है, बेनिफिट कौन करेगा भैया? जो भूटानीज मर्चेंट हैं, टूरिस्ट हैं, उनको बेनिफिट मिलने वाला है।
आप देखोगे 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास सिर्फ बिटकॉइन है तो बिटकॉइन ही काम करेगा। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है, 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज ये सपोर्ट करेगी, ठीक है। ये सारी चीजें क्यूआर कोड बेस्ड होने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखना। हाँ, डिफेंस अफेयर्स की बात हो रही है, ऑपरेशन केलर लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन केलर कौन लॉन्च कर रहा है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी क्या लॉन्च कर रही है? ऑपरेशन केलर। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, पर ये जॉइंट ऑपरेशन था, है ना। ये जॉइंट ऑपरेशन था। बट यहां पे आप देखोगे जो ऑपरेशन केलर है ना, ये सिर्फ कौन लॉन्च कर रहा है? इंडियन आर्मी लॉन्च कर रही है। सो इन द अर्ली आवर्स ऑफ May 13, 2025, द इंडियन आर्मी लॉन्च अ हाई इंटेंसिटी काउंटर टेरर ऑपरेशन इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ केलर, जो कि साउथ कश्मीर के शोपियान में है, ठीक है। द मिशन वॉज इनिशिएटेड फॉलोइंग क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट अबाउट हेविली आर्म्ड मिलिटेंट्स हाइड इन द रीजन। तो कहा गया भैया इस रीजन के अंदर बहुत सारे मिलिटेंट्स जो है वो छुपे हुए हैं, उनके पास बहुत सारे आर्म्स एम्यूनिशंस हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए ऑपरेशन केलर हैज बीन लॉन्च, ठीक है। इससे पहले, सिंदूर से पहले ऑपरेशन टिक्का भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। वैली के अंदर ऑपरेशन टिक्का भी लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन टिक्का भी लॉन्च किया था, वेरी गुड, ठीक है। तो पनीर टिक्का इस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। ऑपरेशन टिक्का बहुत ज्यादा वो नाम दिए। तो तीन ऑपरेशंस आपको देखने को मिले, केलर, सिंदूर, टिक्का, तीनों ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक किताब है ना। ये किताब बता रही है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ना समय पे चेंज हुआ है। मतलब समझ रहे हो, पहले कैसे हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसकी रेपुटेशन क्या हुआ करती थी, और अब कैसा है। तो इवोल्यूशन के बारे में बात किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की। तो a recently released non-fiction work by हिमांशु रॉय टाइटल पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, हिमांशु रॉय ने इसे लिखा। नेक्स्ट न्यूज, आपको पता है तेलंगाना के अंदर मिस वर्ल्ड होने वाला है, ठीक है। मिस वर्ल्ड कंपटीशन होने वाला है। और रिसेंटली 12 मई को हमने क्या सेलिब्रेट किया? बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया, याद आ रहा है? बुद्ध पूर्णिमा हमने कब सेलिब्रेट किया? बुद्ध पूर्णिमा हमने सेलिब्रेट किया 12 मई को, है ना। जिसे हम लोग वेसक डे के नाम से भी जानते हैं। ये वो दिन है जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था, गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, ठीक है। इसी को हम लोग वेसक डे या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। 12 मई को सेलिब्रेट किया। और इस वजह से आप देखोगे जो मिस वर्ल्ड की कॉन्टेस्टेंट्स थी, जो मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने वाली है, कौन सा एडिशन? 72nd एडिशन, जो कि तेलंगाना के अंदर होने वाला है। उन्होंने, आप देखोगे, है ना, उन्होंने बुद्धावनम बुद्धावनम जो कि एक हेरिटेज साइट है, कहाँ पे? नागार्जुना सागर, तेलंगाना के नालगोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये लोग यहाँ पे विजिट कर रही है, मतलब एक ट्रिब्यूट देने के लिए विजिट कर रही है। इसके बाद पद्मश्री साइंटिस्ट जिनका नाम है सुबन्ना आयप्पम, एक मिस्टीरियस कंडीशन में ना इनकी डेथ हो जाती है। काफी दिन, 3 दिनों से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और अचानक से इनकी जो डेथ बॉडी है वो कावेरी रिवर में पाई जाती है, ठीक है। तो देखो, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ाया ना, क्योंकि देखो एक तो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, पद्मश्री अवार्डी है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो इनमें से कौन से वो पद्मश्री अवार्डी है जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। तो चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन इनका नाम डाल के आपको एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द सेशन, ठीक है। आज शाम को जो है वीकली रिवीजन क्लास जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बट वो मैं अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज मैं सेशन को रखता हूँ। सोनू सूद को अवार्ड मिला है, बिल्कुल, सोनू सूद को रिसेंटली अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है बताओ भैया? सोनू सूद को, सोनू सूद को ना कोविड 19 वाला अवार्ड मिला है। कोविड 19 में आपने देखा होगा सोनू सूद ने बहुत अच्छा काम किया था, है ना। सोनू सूद ने कोविड 19 के टाइम पे काफी सारे गरीबों को काम के लिए काम किया था। तो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए सोनू सूद को अवार्ड मिला था। वेरी गुड बच्चा। कल मैंने ऑप्शंस में रखा था, बट मैं आप बता नहीं पाया। कल मैंने ऑप्शंस में इसी को इसलिए रखा था, है ना। उनके फिलोंट्रॉफिक वर्क के लिए उनको अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं,
है ना। सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल ठीक इसी समय, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू।